हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में मैं पीयूष आर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरीके से आप चलते आए हो इस सिंटेक्स के एक एक और बेहतरीन टॉपिक में, चाहे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के यानी क्लास 10th के या क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इतना जान लो कि ये टॉपिक आप मत ये सोचना कि मैं क्लास 10th में हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है। मैंने मॉडल पेपर में आपको बताया है कि कंजक्शन 10th में भी दिखाया और 12th के भी पेपर में दिखाया। तो किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है ये आपको मैं अंत तक पूरा क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंजक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है which merely joins together sentences and something sometimes word, जो प्रायः क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है या कभी कभी दो शब्दों को भी जोड़ता है। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को ही कंजक्शन कहते हैं, संयोजक कहलाता है। देखिए, अब आते हैं कंजक्शन के प्रकार के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जिसने भी अगर पढ़ा होगा इससे पहले कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को, तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, क्या होते हैं सबऑर्डिनेट, चलिए उसकी चर्चा कर ले हम। उसके बाद रूल पे हम आएंगे, पहले चर्चा हो जाए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब ही होता है कि जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि कोई भी वाक्य, दोनों वाक्यों के एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। वो जैसे मैं आया और वह गया, तो मैं आया और वह गया, मेरा आना उसके जाने पे डिपेंड है। दोनों सेंटेंस क्या थे, स्वतंत्र थे। उनको जोड़ा किसने, एंड ने जोड़ा। तो दो स्वतंत्र सेंटेंस को, यानी दो पूरी तरह इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ता है वही कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के भी चार तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, देख सकते हो। तो पहला है कुमुलेटिव, यानी जोड़ बताने वाले। तो कौन कौन से कंजक्शन जोड़ने का काम करते हैं, देखिए, आपका एंड कुमुलेटिव होता है, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव, चौथा इलेटिव। तो कुमुलेटिव यानी जोड़ने वाले कंजक्शन, तो एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड दोनों, और एज वेल एज का अर्थ है साथ ही साथ, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं बल्कि। तो ये जो कंजक्शन है, जब ये कंजक्शन दो सेंटेंस में लगे होते हैं तो इनके साथ जो क्रिया आती है वो पहले वाले शब्द के अनुसार भी यूज करोगे, और एंड तो आपको प्लूरल बना ही देगा। वो आपके प्रोनाउन और नाउन पे भी डिपेंड करेगा, सिंगुलर और प्लूरल होना। तो अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक, चॉइस बताने वाले, विकल्प बताने वाले कंजक्शन। तो जब मुख्य शब्द आइदर, आर, या तो या, नाइदर नार, न तो न, एल्स या अदरवाइज, अन्यथा से जुड़े, तो ये जो कंजक्शन है ये हमेशा विकल्प, आइदर ही आर हर सिस्टर, या आइदर ही आर हिज सिस्टर, ठीक है। तो जहां पे हम बात करेंगे दो को आइदर आर से आप जोड़ रहे हो, तो ऐसे कंजक्शन आपके कहलाते हैं क्या, अल्टरनेटिव। तीसरा आता है एडवर्सेटिव, यानी विरोध बताने वाले कंजक्शन। तो कौन से कंजक्शन है जो विरोध करते हैं, तो जब मुख्य शब्द बट से, एट से, स्टिल से, हाउएवर या नेवरनेस से आ जाए तो विरोध होता है उसमें। बट मतलब लेकिन, वह अच्छा है लेकिन, जहां लेकिन निकले, जहां पे बात एकदम विरोध किया जाए वहीं पर होता है एडवर्सेटिव। अगला कंजक्शन होता है कोऑर्डिनेट का,
इलेटिव कंजक्शन, देखिएगा, ठीक है, इलेटिव कंजक्शन है, परिणाम बताने वाले, ठीक है, जिसमें मुख्य शब्द सो आता है। अब आते हैं हम, सो मतलब इसलिए सबऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये 9 रीजन बताता है, 9 चीजें बताता है। क्या क्या? टाइम, देखिए सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। ये क्या होता है? जब कोई दो सेंटेंस दिया और एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस आश्रित हो, जैसे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, तो अब स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि बीमार है। तो अब स्कूल न जाना उसके बीमार होने पे क्या है? डिपेंड करता है। तो ऐसे में दोनों को जोड़ने के लिए जो बिकॉज प्रयोग किया गया है, बिकॉज जो कंजक्शन है वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट की सबऑर्डिनेट। तो वो क्या कर रहा है? दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, तो वो कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी आश्रित। इसको हिंदी में कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं? आश्रित बोला जाता है, ठीक है, आश्रित। अब आते हैं हम आगे, तो इसमें देख सकते हैं टाइम को बताने के लिए व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, प्लेस को बताने के लिए वेयर, वेयर एवर, कारण बताने के लिए बिकॉज, सिंस, पर्पज बताने के लिए दैट, सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर टू, और कंपैरिजन तुलना करने के लिए एज, जो डिग्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे, ठीक है, सो एज, देन, कंट्रास्ट विरोध बताने के लिए ऑल्दो, इवन इफ, हाउ एवर का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें परिणाम बताना है तो परिणाम के लिए आपको पता है कि क्या करेंगे? पहले क्लास में आपको जो है सो लगा देना और दूसरे क्लास के पहले आपको दैट लगाना है। और जब कंडीशन बताए तो आपको इफ यूज करना, यदि, अनलेस यदि नहीं तो, इन केस, एज मतलब जैसा कि, एज ही, सो एज फॉर एज, सो फॉर एज जहां तक की। तो ये जो कंजक्शन है हमेशा जब एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड होगा उसके लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अब मैं आपके बात कर रहा था रूल पे। रूल 1 देखिएगा, रूल 1 आपका क्या कहता है कि एंड और बट, एंड और बट का प्रयोग दो स्टेटमेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए होता है। एंड हमेशा समान क्लॉज को जोड़ता है और बट क्या करता है? हमेशा विरोधी को जोड़ता है। बट का मतलब क्या होता है? दो विरोधी वाक्य को जोड़ने के लिए बट। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल, योर ब्रदर, बहुत बड़ा हो जा रहा है, रुकिए, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, केम, आया, एंड, तुम्हारा भाई आया एंड मेट मी, और मुझसे मिला। अब यहां सकारात्मक जब अर्थ था कि तुम्हारा भाई आया और मुझसे मिला, तो जब सकारात्मक अर्थ जा रहा है, उसी दिशा की तरफ जा रहा है, तो यहां पर जोड़ने के लिए आपने क्या लगाया? आपने कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड लगाया जो क्युमुलेटिव होता है। लेकिन निगेटिव सेंस यदि आप कहना चाहिए तुम्हारा भाई आया, लेकिन जब विरोध होगा तो निगेटिव, तुम्हारा भाई आया, योर ब्रदर केम बट ही डिड नॉट मी, ठीक है, बट डिड नॉट मीट मी, लेकिन मुझसे नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये जोड़, ये क्या करेगा? सामान्य और ये विरोध बताएगा। अगले रूल पे आते हैं, कंजक्शन जो बोथ है, जब भी बोथ आएगा उसके बाद आपका एंड ही होना चाहिए, ना कि एज होना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल एक है कि बोथ ही एंड his brother
ब्रदर वेंट टू मार्केट, वह और उसके भाई बाजार गए। ठीक है, अगर बोथ आया है और दो व्यक्ति तो उसके बाद एंड आएगा, ना कि एज आएगा। ठीक है ना। अगले रूल की तरफ देखते हैं कि एंड और आर का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना है कि एंड केवल दो व्यक्ति और वस्तुओं को हमेशा जोड़ता है, जबकि आर हमेशा एक को ही बताता है, या तो यह या तो वह। जैसे में छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, महेश एंड सुरेश, महेश एंड सुरेश केम हियर, महेश और सुरेश यहां आए। एंड जोड़े तो ये क्या, एंड क्या बताता है, एंड दोनों लोगों को जोड़ा है, लेकिन मैं यहां लिख दूं महेश और सुरेश केम हियर, महेश या सुरेश यहां आए थे। तो कहने का तात्पर्य दोनों में से कोई एक को, हमेशा आर किसी एक को बताता है, और अगर एंड लगा दोगे तो दोनों व्यक्तियों को बताएगा। और जब दो लोगों को कभी भी बताएगा तो उसके साथ आपने पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बनता है, एक से अधिक बनता है, तो आने वाली क्रिया उसके साथ प्लूरल की हो जाती है। यानी अगर इज है तो आर लगा जाएगा, लेकिन आइदर आर आर या नाइदर नार आता है तो हमेशा क्रिया सिंगुलर होती है, क्योंकि यह हमेशा लोगों में से एक को बताता है। ठीक है, आगे बढ़े। आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग जोड़े में होता है। यानी अगर आइदर आया है तो आर आएगा, नाइदर आया है तो नार आएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आइदर ही आर हिज ब्रदर, या तो वह या तो उसका भाई। आइदर आया तो आर आया है। ठीक है, नाइदर आएगा तो नार आएगा, नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो भी आएगा। और आइदर ही आर हिज ब्रदर, या तो वह या तो उसके भाई ने, यानी किसी एक ने ही, हैज स्टोलन माई पर्स, मेरे बटुआ को चुराया, मेरा पर्स चुराया है। ठीक है ना, ये बनेगा। अब आए हम आगे कि दाऊ के साथ एट आता है और बट का प्रयोग नहीं होता है। बट कब लगता है, बीच में लगता है। दाऊ जैसे आए, देखिए इनकरेक्ट मैं लिख दूं, दाऊ ही इज पुअर, चूंकि वो गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। तो यहां गलती क्या है कि आप देख रहे हो यहां ये इनकरेक्ट है। गलती क्या है कि आप दाऊ के साथ जो भी आगे कंजक्शन आएगा वो हमेशा एट हो सकता है, कॉमा हो सकता है, लेकिन बट नहीं हो सकता है। तो आप लिख सकते हो कि दाऊ यद्यपि ही इज पुअर, ठीक है, एट, फिर भी ही इज ऑनेस्ट। तो यहां एट यूज करोगे, बट यूज नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखिएगा। नो सूनर के बाद वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति होता है, और इसके बाद देन का प्रयोग होता है। जब भी नो सूनर लगेगा उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, आगे चल के सेंटेंस के बाद देन होना चाहिए। जैसे अगर नो सूनर लिखा है, नो सूनर सूनर डिड, लग गया ना सहायक क्रिया, डिड ही सी द टाइगर, अभी टाइगर को देखे देर नहीं हुई,
ही रैन अवे, वह भाग गया। ठीक है, तो यहां कामा की जगह देन रहता है दूसरे सेंटेंस के पहले, देन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे। ठीक है ना, तो नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। अब आगे आए, स्कार्सली या हार्डली दोनों का मतलब क्या है, मुश्किल से के बाद जो है व्हेन। ठीक है, स्कार्सली का मतलब मुश्किल नहीं, हार्डली का मतलब मुश्किल है, व्हेन मुश्किल के बाद व्हेन आता है, न कि देन आता है, जब भी। ठीक है, और अगर एक बात, सबसे बड़ी बात देखो, अभी इसको भी कुछ रूल है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक अहम सूचना आपके लिए है बच्चा, वो क्या है, देखिए जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो है कि सब आपको डाउटनट ने आपके सफलता बैच को लॉन्च किया है, एक नया कोर्स आपके लिए, जहां पे आपको मिलते हैं क्या, 9th रिवीजन, यानी क्लास 9th के स्टूडेंट 9 के रिवीजन के बाद आपका 10th का क्या है कोर्स, फुल कोर्स फ्री है। 10th के रिवीजन के बाद आपको 11th का कोर्स फ्री है। 11th का यदि आप रिवीजन लेते हैं तो आपको 12th का कोर्स फ्री है। आप 12th का रिवीजन आप करो, यानी साथ में जी नीट और जी नीट 2023 की भी आपको तैयारी मिलती है, और 10th रिवीजन करने के साथ यदि आप जी नीट की तैयारी 2 साल तक फ्री है आपके लिए। तो यह हुआ सबसे सस्ते वाली बात। ठीक है, क्योंकि अगले साल के कोर्स तक आप 1 साल ज्वाइन हो, अगले साल तक फ्री आप कोर्स पाओ। यहां पर मिलते हैं आपको डेली क्लासेज, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं, और टीचर नोट और आपको स्लाइड मिलती है। हर डे आपको होमवर्क मिलता है, डाउट सॉल्विंग, डेली आपका डाउट क्लियर किया जाता है, और टॉप बुक्स और वीडियो सॉल्यूशन, हर एक अच्छी किताब आपको बताई जाएगी, हर एक अच्छी किताब के द्वारा आपको समझाया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट पेपर भी आपके, यानी इतना गहन अध्ययन कि आप सिक्योर मानने चले हो कि हम 95+ वाले हैं, और है नहीं बन भी जाएंगे। कब? जब जुड़ेंगे हम डाउट नट से, तब। क्यों? जैसा कि देख सकते हो ऐसा काम इन बच्चों ने करके दिखाया, अपने सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया है, इन्होंने अपने डाउट को सॉल्व किया है पल भर में। तो इससे जुड़ने के लिए आपको कॉल करना है, इस दिए गए नंबर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जुड़िए। और छूट पाना चाहते हैं तो आप कोड यूज करिए SHUB10 शुभ 10 यूज करिए, और इस कोड का के साथ आप 10% छूट पाएंगे, और डाउटनट होगा आपके लिए बहुत ही बेहद सबसे ही शानदार, सबसे ही मुनाफा वाली बात। तो अब देखिए हम रूल नंबर 8 की बात कर रहे थे कि जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके बाद कंजक्शन एज आता है, ना कि विच आता है। ठीक है, कब? इसका एक सेंटेंस जो है आप हमें सेंड करोगे, क्या यहां पे ऐसा एज से लगा हुआ, न कि आपका हु विच वाई नहीं आना चाहिए। अगर पहले आपका सेम यानी एक जैसा, सच ऐसा ही, ऐसा शब्द आता है सेंटेंस में, तो उसके बाद जो कंजक्शन होगा वो हमेशा एज होगा, न हु नहीं होगा, विच नहीं होगा, व्हेन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस को कंप्लीट करके आप दिखाना। तो आई होप कंजक्शन कितने होते हैं ध्यान से भरना है, और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और